प्यारे विद्यार्थियों, आज की हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 में संकलित पाठ आत्मकथ्य। इस कविता के कवि हैं छायावादी युग के महान कवि, या यूँ कहें कि छायावाद के प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद जी। आत्मकथ्य का अर्थ होता है आत्मकथा। इतिहास में और साहित्य क्षेत्र में भी यह प्रथा है, यह परंपरा रही है कि महान लोगों ने, महान व्यक्तियों ने, महान नेताओं ने, महान कवियों ने या अपने क्षेत्र के महान लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है। आत्मकथा इसलिए लिखी जाती है कि हमें ऐसा लगता है कि जिस महापुरुष ने, जिस व्यक्ति विशेष ने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसकी आत्मकथा सच्ची है, क्योंकि उसने जिस जीवन को भोगा है उस जीवन का उसने वास्तविक चित्रण किया है, और उस आत्मकथा के द्वारा हम उस व्यक्ति विशेष के विषय में भली भांति जान जाते हैं। हम जिस महापुरुष की आत्मकथा पढ़ें, हम उस महापुरुष के पूरे जीवन को हम भली भांति समझ जाते हैं। हमें कहीं भी ऐसा संशय नहीं रहता कि इस कथा में कहीं असत्यता है, या यह कथा अधूरी है, या इस कथा के द्वारा हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं जान पाएंगे। हमें पूरा विश्वास रहता है कि उस व्यक्ति विशेष की पूरी जीवनी हम उनके द्वारा लिखित आत्मकथा के कारण जान सकते हैं, और पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि हम जान गए। इसलिए महापुरुष अपनी आत्मकथा लिखते हैं और पाठक उनकी आत्मकथा को रोचक ढंग से पढ़ते हैं। हमारी इस कविता आत्मकथ्य में जयशंकर प्रसाद ने आत्मकथा के औचित्य पर प्रश्न उठाया है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बता दूं कि 1932 के आसपास हिंदी साहित्य के महान कथाकार प्रेमचंद जी हंस पत्रिका निकालते थे। उन्होंने हंस पत्रिका का आत्मकथा विशेषांक निकालना चाहा, और इसके लिए उस समय के सभी महान साहित्यकारों से, प्रसिद्ध साहित्यकारों से उन्होंने आग्रह किया था कि वे अपनी आत्मकथा लिखें जिसे हंस पत्रिका में प्रकाशित किया जा सके। प्रेमचंद जी ने और जयशंकर प्रसाद के अन्य मित्रों ने जयशंकर प्रसाद से आग्रह किया कि वे भी अपनी आत्मकथा लिखें जिसे हंस पत्रिका में प्रकाशित किया जा सके। लेकिन जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा लिखने के पक्ष में नहीं थे। उनकी दृष्टि यह थी कि हम आत्मकथा क्यों लिखें, हमारे जीवन में ऐसी कोई विशेषता तो है नहीं, हम इतने विशिष्ट व्यक्ति तो हैं नहीं, हमारा जीवन दूसरों के लिए प्रेरणादायक तो है नहीं कि हम अपनी आत्मकथा लिखें। इसलिए उन्होंने आत्मकथा लिखने से मना कर दिया। लेकिन प्रेमचंद जी की बात थी, और इनके और भी साहित्यकार मित्र थे। जब सबने विशेष आग्रह किया तब जयशंकर प्रसाद जी ने यह कविता लिखी। यह कविता हंस पत्रिका में 1932 में प्रकाशित हुई थी। यहाँ जयशंकर प्रसाद जी ने आत्मकथा के औचित्य पर प्रश्न उठाया, अपनी आत्मकथा के प्रति अपनी असहमति दिखाई। आपको मैं बता दूं कि जयशंकर प्रसाद जी हिंदी साहित्य के छायावादी कवि रहे हैं, छायावाद के प्रवर्तक रहे हैं। छायावाद का प्रवर्तन 4 महान साहित्यकारों ने किया। उनमें प्रमुख जयशंकर प्रसाद रहे, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा रहे। इनमें प्रसाद जी का विशेष स्थान है। इन्होंने छायावादी विशेषताएं, जिनमें अतिशय काल्पनिकता, देश प्रेम, सूक्ष्माति सूक्ष्म का भावपूर्ण वर्णन और प्रेम दर्शन का अपनी रचनाओं में विशेष उल्लेख किया है। इनकी रचनाएं
भारतीय साहित्य की अनमोल धरोहर हैं। इनमें कामायनी विश्व प्रसिद्ध रचना है, जिसका अनेक भाषाओं में अनुवाद हुआ है। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद का क्या जीवन सामान्य हो सकता है? उनका जीवन सामान्य नहीं था, लेकिन वे स्वयं अपने जीवन को असामान्य कैसे माने? उन्होंने विनम्र भाव से अपने जीवन को सामान्य माना और अपनी आत्मकथा लिखने में अनभिज्ञता प्रकट की। अब जयशंकर प्रसाद जी से विशेष अनुरोध किया था प्रेमचंद जी ने और उनके मित्रों ने, तो उन्होंने ये कविता लिखी। अब हम इस कविता आत्मकथ्य की व्याख्या करते हैं और समझते हैं कि इस कविता में प्रसाद जी ने आत्मकथा के प्रति अरुचि क्यों दिखलाई थी। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। जो महान साहित्यकार होते हैं, महान कवि होते हैं, उनकी प्रत्येक कविता की पंक्तियां, उनकी कविता की प्रत्येक पंक्तियों में अनेक भाव छिपे होते हैं। हम अगर एक भाव को खोजें तो उन पंक्तियों में दूसरे भाव भी होते हैं, और उन भावों को जानने के बाद हमें लगता है कि कवि ने किस तरह से गागर में सागर भर दिया है, कम शब्दों में कितनी बड़ी बात कह डाली है। इन पंक्तियों को भी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका है कि कवि ने इसे अपने विषय में कहा है। कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं मधुप यानी भौरा। यहाँ भौरे को मन भी माना जाता है, भौरा मन का भी प्रतीक है। तो यहाँ कवि स्वयं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मन रूपी भौरे, मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। हे मन रूपी भौरे, तुम गुनगुना कर अपनी कौन सी कहानी सुना रहे हो? तुम कौन सी कहानी लोगों को बतला रहे हो जिसे लोग सुनेंगे? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। और मेरे इस जीवन में, जीवन रूपी वृक्ष में अनेक पत्तियां लगी हुई हैं, लेकिन प्रतिदिन ये पत्तियां गिर रही हैं। यानी यहाँ पत्तियों का गिरना यानी समय का बीतना। मेरे जीवन रूपी समय धीरे धीरे बीत रहा है, यानी मेरा जीवन धीरे धीरे बीत रहा है, मेरी उम्र कम होती जा रही है। तो यहाँ हम मधुप यानी मन रूपी भौरे को लेते हैं, जो प्रेमचंद की जयशंकर प्रसाद जी की कहानी सुना रहा है, और प्रसाद जी यह कह रहे हैं कि मेरा जीवन क्षीण होता जा रहा है, समय व्यतीत होता जा रहा है। यह तो हुआ प्रसाद जी की कथा। यहाँ दूसरे शब्दों में भी ले सकते हैं, दूसरे अर्थ भी ले सकते हैं कि यहाँ प्रसाद जी कह रहे हैं कि यह संसार विशाल है, यहाँ असंख्य मानव रहते हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी है। तो ये जो मानव यहाँ है, ये मनुष्य यहाँ हैं, वे अपनी कहानियां लोगों को बतला रहे हैं, अपने तरीके से बतला रहे हैं, और इस संसार में यह जो मनुष्य रह रहा है, जिसकी अपनी अपनी कहानी है, वह धीरे धीरे इस संसार को छोड़कर जा रहा है। यानी यहाँ पत्तियां गिर रही हैं, मतलब इस संसार रूपी महासागर में जहाँ मनुष्य असंख्य संख्या में है, असंख्य भाव से है, प्रतिदिन किसी न किसी मनुष्य की मृत्यु हो रही है और यहाँ मनुष्य की गिनती कम हो रही है। यहाँ पत्तियों का गिरना माने मानव का, मनुष्य का, आदमी का मरना। यानी धीरे धीरे यहाँ मनुष्य इस संसार को छोड़ के एक एक करके जा रहे हैं, उनकी संख्या कम होती जा रही है। यानी सीधे शब्दों में हम यह समझ लें कि यह संसार सागर है, यहाँ अनेक मनुष्य हैं और सबकी अपनी अपनी कहानी है, और सब प्रतिदिन धीरे धीरे इस संसार को छोड़ के जा रहे हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास
यह असंख्य जीवन इतिहास है। कवि कहना चाहते हैं कि यह जो अनंत नीला आकाश है, जिसका अनंत विस्तार है, उसी तरह मेरे जीवन में भी अनेक इतिहास हैं। यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन इतिहास उपहास, और मैं अपने उस जीवन के विषय में बतलाकर अपना उपहास अपना मजाक उड़वा सकता हूं। दूसरे शब्दों में हम देखें तो यहाँ कवि संसार को संबोधित करता हुआ कह रहा है, संसार को सामने रखकर कह रहा है कि जिस प्रकार से आकाश, नीला आकाश अनंत है, उसका विस्तार अनंत है, उसी प्रकार इस संसार में जितने लोग हैं, जितने लोग रहते हैं, सबका अपना इतिहास है। सब व्यक्तियों का अपना एक एक इतिहास है। यहाँ अरबों लोग रहते हैं तो अरबों लोगों का अपना एक एक इतिहास है। हर किसी का अपना जीवन इतिहास है, और जो अपने उस इतिहास को बतलाते हैं, दूसरों को अपने उस जीवन इतिहास को बतला देते हैं, एक प्रकार से देखा जाए तो वे अपना उपहास उड़ाते हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं, क्योंकि लोग उनके उस इतिहास को जानकर उनका मजाक उड़ाते हैं। इसलिए अपने इतिहास को, अपने जीवन को किसी के सामने खोल के नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि हम अपने जीवन को किसी के सामने खोल कर रख दें, अपनी बातों को दूसरों के सामने प्रकट कर दें, तो ऐसा समय आ सकता है कि उस व्यक्ति विशेष के द्वारा हमारा मजाक उड़ाया जा सकता है, हमारा उपहास किया जा सकता है। हमारे अनेक कवि भी हुए हैं जिन लोगों ने हमें उपदेश दिया है कि मन की बातों को दूसरों को मत बतलाओ। कवि ने कहा है कि मन की व्यथा मन ही राखो गोय, सुनी अखिलई हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। रहीमदास जी कहते हैं कि अपने मन की व्यथा को मन में ही छिपा के रखो, दूसरों को मत बतलाओ। दूसरे उसे सुनेंगे तो कोई उस पीड़ा को बांटेगा नहीं, बल्कि समय आने पर लोग उसका मजाक उड़ा सकते हैं। तो प्रसाद जी भी यही कह रहे हैं कि संसार में जितने लोग हैं सबका अपना जीवन इतिहास है। जो इस इतिहास को दूसरों को बतला देते हैं, एक प्रकार से वे अपना उपहास उड़वाते हैं, अपना मजाक उड़वाते हैं। ऐसा करना सही नहीं माना जा सकता। अब कवि कहते हैं, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। कवि कहते हैं कि जब सब अपने जीवन के इतिहास को बतलाकर अपना उपहास उड़वाते हैं, या मेरे से अगर आप पूछें तो मैं भी अपने जीवन के इतिहास को दूसरों को बतलाकर अपना उपहास उड़वाऊं, यह क्या उचित माना जाएगा? अगर यह उचित नहीं है तो फिर तुम कैसे कह रहे हो कि मैं अपनी दुर्बलता आपको बतला दूं? प्रसाद जी कह रहे हैं कि तब भी कहते हो कह डालूं, तब भी तुम कह रहे हो कि मैं तुम्हें अपनी दुर्बलता बता दूं, अपनी बीती हुई बातों को बतला दूं। क्योंकि आत्मकथा क्या है? बीती हुई बातों को लिखना ही आत्मकथा है, उन्हें दूसरों को बतलाना ही आत्मकथा है। अपनी बीती हुई बातों को लिखना ही आत्मकथा है। तो कवि कहना चाहते हैं कि मैं अपनी दुर्बलता को तुम्हें कैसे बतला दूं? तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। तुम मेरी उस दुर्बलता को सुनकर, मेरे जीवन की दुर्बलता को सुनकर तुम्हें सुख मिल सकता है, और तुम यह देख सकते हो कि मेरा एक जीवन रिक्त है, मेरा जीवन खाली है। कह रहे हैं कभी, देखोगे यह गागर रीति, गागर यानी घड़ा, रीति मतलब खाली। मेरा यह जीवन रूपी घड़ा खाली है। कोई भी ऐसी विशेष बात नहीं है जिसे सुनकर तुम्हें आनंद मिले, तुम्हें प्रसन्नता हो, बल्कि मेरा जीवन सामान्य है, साधारण है, और ऐसे साधारण जीवन की कथा सुनकर तुम्हें सुख मिलेगा ऐसा नहीं लगता। कवि कहते हैं, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जीवन की कथा को सुन लेना चाहते हो और तुम्हें पता चल जाए कि मेरा जीवन रिक्त है, मेरा जीवन खाली है, मेरे जीवन में ऐसी कोई विशेष घटना नहीं घटी है। तुम शायद यह जान लेना चाहते हो। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। और कवि कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे जीवन की कथा को सुनकर
रस लेना चाहते हो, आनंद लेना चाहते हो, खुश होना चाहते हो। यहाँ एक प्रकार से कवि व्यंग कर रहे हैं, यानी रस लेने का मतलब मेरा मजाक उड़ाना। अभी तुम मेरा मजाक उड़ा नहीं पा रहे क्योंकि तुम्हें मेरे जीवन की घटना ज्ञात नहीं है, तुम्हें मेरे जीवन के विषय में नहीं जानते। अब मुझसे ही पूछ रहे हो कि मैं अपने जीवन के विषय में आपको बतला दूं। अब मैं जब बतला दूंगा तो क्या होगा, तुम्हें मेरे जीवन की सारी जानकारी हो जाएगी और उससे तुम रस लेकर अपने जीवन को भर सकते हो, यानी अपने जीवन को आनंदित कर सकते हो। कवि प्रसाद जी कहते हैं, यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि कहते हैं कि यदि मैं अपनी आत्मकथा बतलाता हूं तो मुझे कई लोगों की विषय में बतलाना पड़ेगा, क्योंकि किसी की भी आत्मकथा कैसे बनती है। अगर कोई व्यक्ति अपनी आत्मकथा लिखता है तो उस व्यक्ति के साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी कथा उसमें आएगी, उनके विषय में भी आपको बतलाना पड़ेगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हों जिन लोगों से आपको आनंद मिला हो, प्रसन्नता मिली हो, उन्होंने सहयोग किया हो, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने आपको ठगा हो, छला हो, आपको दुख दिया हो, कष्ट दिया हो। यदि आप अपनी आत्मकथा लिखेंगे तो आपको सहायता करने वालों के विषय में भी लिखना पड़ेगा, और जिन लोगों ने आपको छला है, दुख दिया है, कष्ट दिया है, उनके विषय में भी आपको लिखना पड़ेगा। तो दूसरों की कथा को भी आपको बतानी पड़ेगी। यह सही नहीं माना जा सकता, यह गलत हो जाएगा। आपको क्या अधिकार है कि आप दूसरों के विषय में लिखें, दूसरों के विषय में बतलाएं। यदि आप दूसरों के विषय में नहीं लिखते हैं तब आपकी कथा अधूरी मानी जाएगी, उसे हम अर्ध सत्य मानेंगे, उसमें सत्यता नहीं होगी। और जब आप सबके विषय में पूरी सच्चाई के साथ लिखते हैं तो दूसरों का मजाक उड़ाना भी हो सकता है। तो कवि प्रसाद जी यही बतलाना चाहते हैं। वे कहते हैं कि यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, यह विडंबना है कि मेरे जीवन में जो जुड़े हैं उनमें कई सरल भी हैं, सरल व्यक्ति भी हैं, मैं उनकी हंसी उड़ा दूं, मैं उनकी हंसी उड़ाऊं। दूसरे शब्दों में कवि कह रहे हैं कि मेरा जीवन सरल है, साधारण है, और मैं अपने जीवन के विषय में बतलाकर अपनी हंसी उड़वाऊं। यह कहाँ का न्याय होगा, यह उचित नहीं माना जा सकता। कवि कहते हैं कि मैं अपनी भूलों को, भूले अपनी, मैं अपनी भूलों को या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं, मैं अपनी भूलों के विषय में बतलाऊं, अपनी त्रुटियों के विषय में बतलाऊं, और दूसरों के विषय में भी बतलाऊं, दूसरों की प्रवंचना को बतलाऊं, यानी दूसरों की गलतियों को बतलाऊं, दूसरों ने मुझे जो ठगा है, दुख दिया है, उसके विषय में बतलाऊं। यह सही नहीं है। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कवि कहते हैं कि हर किसी के जीवन में चांदनी रात आती है। चांदनी रात यहाँ मतलब सुख, आनंद। उसी तरह मेरे जीवन में भी आनंद आया है, मेरे जीवन में भी चांदनी रात आई, चंद्रमा का उज्जवल प्रकाश मेरे जीवन में भी फैला, लेकिन आज वह प्रकाश नहीं है। आज अंधेरी रात हो गई है, अमावस की रात हो गई है। तो मैं उस चांदनी रात को याद करके प्रसन्न हूं और आपको उस चांदनी रात के विषय में बतलाऊं, अपने उस सुख के बारे में बतलाऊं, अपने उस आनंद के बारे में बतलाऊं, यह भी सही नहीं माना जा सकता। इसलिए कवि कहते हैं कि उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। मेरे जीवन में जो सुख आया था, जो मधुर चांदनी रात आई थी, उसकी जो उज्जवल गाथा है, आनंद भरा प्रसंग है, उसे मैं आपको क्यों बतलाऊं। यानी कवि के जीवन में भी आनंद आया था, उनकी भी अपनी प्रेयसी रही, प्रिया रही, जिनके साथ उन्होंने आनंद के साथ कुछ क्षण बिताए, लेकिन वह क्षणिक रहा, वह आनंद समाप्त हो गया। तो कवि कहते हैं कि मैं अपने उस आनंद के प्रसंग को आपको क्यों बतलाऊं। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि कह रहे हैं कि वे जो बातें प्रिया के साथ होती थी, उनकी खिलखिलाहट और खिलखिलाहट के साथ होने वाली वह प्रेम प्रसंग, उसे मैं आपको क्यों बतलाऊं, क्यों आपको अपनी उस गुप्त बातों को बतलाऊं। क्योंकि यदि आत्मकथा लिखेंगे तो सारी बातें बतलानी पड़ेगी, कोई भी बातें गुप्त नहीं हो सकती। लेकिन अपनी प्रेमिका के साथ, प्रिया के साथ जो बातें हुई हैं, उन बातों को कभी बतलाना नहीं चाहता, इसलिए कहता है कि मैं क्यों बतलाऊं,
मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। कवि कहता है कि मुझे वह स्वप्न वाला सुख नहीं मिला। स्वप्न में मैंने जो सुख देखा था वह सुख वास्तविकता में मुझे नहीं प्राप्त हुआ। सुख मिला लेकिन स्वप्न में मिला, और इसलिए जैसे ही मैं जगा वह सुख भी मेरे से दूर चला गया। वह केवल स्वप्न का ही सुख रहा है। यानी कवि यह बतलाना चाहते हैं कि उनके जीवन में क्षणिक सुख आया था, सपने जैसा सुख आया था। जिस प्रकार हम स्वप्न देखते हैं और जगते के साथ स्वप्न में देखे हुए सारे सुख नष्ट हो जाते हैं, हम यथार्थ में आ जाते हैं, वास्तविकता में आ जाते हैं जहां हमें दुख प्राप्त हो रहा है। कवि कहते हैं कि मेरा जीवन भी ऐसे ही रहा है। मुझे क्षणिक सुख प्राप्त हुआ, सपने जैसा सुख प्राप्त हुआ, और जैसे स्वप्न टूटा वह सुख भी मुझसे दूर चला गया। अब ऐसे स्वप्न वाले सुख के विषय में आपको क्या बतलाऊं? जो क्षणिक सुख मिला, जो थोड़ा सा मुझे सुख प्राप्त हुआ, उसके विषय में आपको क्या बताऊं? कवि कहते हैं आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर जो भाग गया। यानी ऐसा सुख जो मेरे आलिंगन में आकर मुस्कुराकर मुझसे दूर चला गया। यानी वो क्षणिक सुख रहा, प्रिया के साथ वह क्षणिक समय जो मैंने व्यतीत किया वही सुख प्राप्त हुआ, लेकिन वह सुख भी समाप्त हो गया। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, कवि कह रहे हैं कि वह जो मेरी प्रिया जो मेरे पास रही, जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हुई, उसकी अरुण कपोलों, अरुण मतलब लाल, कपोलों मतलब गाल, उनके लाल गाल थे, अरुण कपोल थे, लालिमा युक्त गाल थे, और उसकी उस सुंदर छाया में मुझे सुख प्राप्त होता रहा है। अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में, और मेरी प्रिया ऐसी रही है, उसकी सुंदरता ऐसी रही है कि उसकी सुंदरता से अनुरागिनी उषा भी सुंदरता लेती रही है, आनंद लेती रही है, उसे सौंदर्य लेती रही है। यानी उषा, उषा काल किसे कहते हैं? सूर्य के उदित होने से पहले, सूर्य के उगने से पहले पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, उस क्षण को कहा जाता है उषा काल, उषा काल। तो उषा काल में पूर्व दिशा में लालिमा छा जाती है, और कवि की प्रिया के जो कपोल हैं, गाल हैं, वे भी लाल हैं। तो कवि कह रहा है कि मेरे प्रिया के कपोल जो लाल हैं, लाल गाल हैं, उन्हीं से ही उषा को लालिमा प्राप्त हुई है। इस तरह से यहाँ कवि ने अपने प्रेम संबंध को अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। यहाँ पे श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। उसकी स्मृति पाथेय बनी है थके पथिक की पंथा की, और कवि कह रहे हैं कि वह प्रिया अब नहीं है, उससे प्राप्त सुख समाप्त हो चुका, वह मुझसे दूर चली गई है। अब उसकी जो स्मृति है वही इस जीवन रूपी यात्रा में मेरे लिए सहारा है। मैं उसकी स्मृति को ही हृदय में संजो कर रखा हूं और इस संसार रूपी यात्रा पर निकल पड़ा हूं और अपने जीवन को बिता रहा हूं। पाथेय का अर्थ होता है पथिक का सहारा, यानी मुसाफिर रास्ते में जिस सहारे के द्वारा आगे बढ़ता जाता है उसे पाथेय कहते हैं। और कवि कह रहा है कि जीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। कवि कहता है सीवन, सीवन कहते हैं डोरी जिससे कि कंथा यानी गुदड़ी की सिलाई होती है, उसे उधेड़ देना, उसे अलग कर देना, वो है सीवन। तो कवि कहते हैं कि मेरी जो गुदड़ी है यानी जीवन रूपी गुदड़ी, उसके सीवन को तुम क्यों उधेड़ना चाहते हो? तुम मुझे क्यों उसको चिथड़ा बनाना चाहते हो? क्योंकि गुदड़ी को अगर हम उसके सीवन को, उसके धागे को अगर उधेड़ देंगे तो जो गुदड़ी है, जो कंथा है, उसकी सीवन उधेड़ते ही वह अलग अलग हो जाएगी, बिखर जाएगी। तो कवि यहाँ अपने जीवन को भी इसके साथ मिला रहा है। कवि कहता है
कि मेरे जीवन की कथा को तुम क्यों सुनना चाहते हो। मेरे जीवन में जो भी सुख है दुख है उसे मैंने छिपा कर रखा है, उसे तुम क्यों सुनकर मेरे जीवन रूपी कंथा को, गुदड़ी के सीवन को उधेड़ देना चाहते हो, यानी मेरे जीवन को उधेड़ देना चाहते हो, मेरे जीवन को पूरी तरह से समझ लेना चाहते हो, मेरे सुख दुख को जान जाना चाहते हो। ऐसा क्यों चाहते हो? ऐसा उचित नहीं है। कवि कहते हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं। और अंत में कवि कहते हैं कि मेरा जीवन छोटा सा जीवन है, मेरा जीवन सामान्य जीवन है, साधारण जीवन है। अपनी छोटे से जीवन की मैं बड़ी कथा कैसे कर सकता हूं, क्योंकि जीवन तो मेरा छोटा है, सामान्य है, साधारण है, इसलिए इसकी कथाएं भी साधारण है, सामान्य है। मेरे साधारण सी जीवन की कोई बड़ी कथा तो है नहीं, कोई अद्भुत कथा तो है नहीं, कोई दूसरों को प्रेरित करने वाली कथा तो है नहीं। मेरा जीवन साधारण है, मेरे जीवन की कथा भी साधारण है। तो आप कैसे अपेक्षा रखते हो कि मैं अपने साधारण जीवन की बड़ी कथा कहूं? बड़ी कथा हो नहीं सकती साधारण जीवन की। और जब बड़ी कथा नहीं है, प्रेरणाप्रद कथा नहीं है, विशेष कथा नहीं है, तो फिर साधारण सी कथा आपको सुनाकर मैं क्या करूं? क्यों मैं आपको सुनाऊं? आप सुनकर भी क्या करोगे? तो कवि कहते हैं छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि कहते हैं कि क्या अच्छा नहीं है कि मैं दूसरों की कथाओं को सुनूं, मैं दूसरों के जीवन को समझूं, मैं दूसरों के जीवन की कथा को समझूं, उनके जीवन के विषय में जानूं और अपने विषय में मौन रहूं, अपने विषय में कुछ न कहूं, क्योंकि मेरा जीवन साधारण है। हाँ, दूसरे ऐसे कई हैं जिनका जीवन विशिष्ट है, जिनका जीवन प्रेरणादायक है। तो ऐसे महापुरुषों की कथाओं को मैं सुनूं, उनके जीवन के विषय में जानूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। कवि कहते हैं कि मेरी भोली आत्मकथा को सुनकर भला तुम क्या करोगे। तुम, मेरी जो आत्मकथा है भोली आत्मकथा है, कोई विशेष तो है नहीं, तो ऐसी आत्मकथा को सुनकर भला तुम क्या करोगे। इससे अच्छा है कि मैं चुप रहूं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है कि मैं अपने विषय में बतलाऊं। मेरी जो व्यथा है, मेरी जो पीड़ा है, मेरे जीवन के जो कष्ट हैं, वे अभी सोए पड़े हैं, अभी वो शांत है। यानी मैंने अपने जीवन के कष्टों को शांत कर रखा है, मैंने अपने जीवन की पीड़ा को सुला रखा है, यानी मैं उन्हें याद नहीं करना चाहता, वे अभी शांत पड़े हैं। अगर मैं अपनी आत्मकथा सुनाना प्रारंभ करूं तो अपने जीवन की पीड़ा को मुझे जगाना होगा, उन कष्टों को मुझे जगाना होगा। और जैसे ही मैं उन कष्टों को जगाऊंगा तो मैं और दुखी हो जाऊंगा और पीड़ित हो जाऊंगा। तो अभी समय नहीं है कि मैं अपनी आत्मकथा आपको बतलाऊं, क्योंकि मेरे मन की पीड़ा, मेरे मन के कष्ट अभी शांत भाव से सोए पड़े हैं, उन्हें वैसे ही सोए देना ही उचित है। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी आत्मकथा के लेखन के प्रति अपनी असहमति जता चुके हैं। उनका यह तर्क रहा है कि व्यक्ति को अपनी आत्मकथा नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि आत्मकथा लिखने से आपको अपने विषय में तो बतलाना ही होगा और दूसरों के विषय में भी बतलाना पड़ सकता है। आप अपनी आत्मकथा जब लिखेंगे तो आपके जीवन में जो भी सुख दुख आए हैं उनके विषय में भी आपको बतलाना पड़ेगा। जिस पीड़ा को आप छिपा कर रखना चाहते हैं, जिस दर्द को आप छिपा कर रखना चाहते हैं, उस दर्द को, उस पीड़ा को सार्वजनिक करना पड़ेगा। और इससे क्या होगा, आपको और अधिक पीड़ा का अनुभव करना पड़ सकता है, जो उचित नहीं माना जा सकता। इस तरह से जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविता आत्मकथा में छायावादी विशेषताओं को स्पष्ट किया है और अपने मित्रों को यह समझाने की भी चेष्टा की है कि आत्मकथा लिखने का कोई प्रयोजन नहीं है। प्यारे बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप आत्मकथ्य कविता के भाव को भली भांति समझ गए होंगे। इस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है आप उसका सटीक उत्तर दे सकते हैं। धन्यवाद।